हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ब्रोंकियल अस्थमा होगा, जिसके अंतर्गत हम ब्रोंकियल अस्थमा के टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पैथोफिजियोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी को आज हम बहुत ही ईजी वे में बताएंगे, जो आज तक आपको किसी अन्य वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो के साथ में बना रहें। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक पड़ता है तो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला होता है ब्रोंकियोस्पाज्म। इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियल की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें टाइटनेस आ जाती है, जिससे एयरवे कैसी हो जाती है, हमारी नैरोइंग हो जाती है। और नैरोइंग होने के कारण एयरवे, जो भी आपकी एयर है, वो आसानी से आप इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपकी जो मसल्स है, स्मूथ मसल ब्रोंकियल की, यहाँ पे कैसी है, रिलैक्स कंडीशन में। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्मूथ मसल्स थी वो कैसी हो गई है, बिल्कुल टाइट कंडीशन में हो गई है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी ब्रोंकोस्पाज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लामेशन। एयरवे की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, लाइनिंग से मतलब क्या है, जो ये अंदर की जो लेयरिंग होती है उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाती है, जिससे व्यक्ति जो है आसानी से एयर को इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, म्यूकस प्रोडक्शन। एयर वे की जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है, थिक म्यूकस का फॉर्मेशन करती है, जिससे जो एयरवे की जो ल्यूमेन होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी ब्लॉक हो जाती है। और ऐसे में जो है एयर को इनहेल और एक्सहेल करने में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम जो है अस्थमा की टाइप्स देखते हैं। तो अस्थमा को मेनली मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा है एक्सट्रिंसिक या एलर्जिक अस्थमा, सेकंड हमारा है इंट्रिंसिक या नॉन एलर्जिक अस्थमा। सबसे पहला जो टाइप है एलर्जिक अस्थमा, इसमें जो अस्थमा फैलता है वो एलर्जेंस के द्वारा फैलता है। ये एलर्जेंस आपके मोल्ड स्पोर्स, डस्ट, पॉलेंस या पैट डेंडर आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैट डेंडर से मतलब क्या है, यहाँ जो पालतू जो जानवर होते हैं हमारे, उनकी जो रूसी होती है, ठीक है, उनकी जो रूसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पैट डेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक या नॉन एलर्जिक अस्थमा। इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, कोई बीमारी या कोई मौसम, इन सब चीज़ों के द्वारा जो है जब अस्थमा फैलता है तो इस कंडीशन को हम इंट्रिंसिक या नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का एलर्जेंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम जो है नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकियल अस्थमा के कॉजेज़, क्या क्या कारण हैं जिसके कारण जो है ब्रोंकियल अस्थमा होता है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, साइनसाइटिस है। साइनसाइटिस में क्या होता है, जो नोज़ के अंदर की लाइनिंग जो होती है, ठीक है, जो अंदर का जो लेयरिंग होती है उसमें जब सूजन आ जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है कोई तनाव हो, एलर्जेंस, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे NSAIDs, ठीक है, इसको हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, या कोई बीटा ब्लॉकर्स हो, इनका अगर आपने कोई सेवन कर लिया है तो उस कंडीशन में भी जो है ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है, टोबैको है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी, मोटापा है। ठीक है, तो ये जितने भी जो कॉजेज़ हैं इनके कारण जो है हमारा ब्रोंकियल अस्थमा होता है। चलिए अब हम जो है ब्रोंकियल अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, वीजिंग है। वीजिंग में क्या होता है, जब व्यक्ति एक्सहेल करता है, एयर को बाहर निकालता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एयरवे से सीटी जैसी आवाज़ महसूस होती है या सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो उस कंडीशन को हम वीजिंग कहते हैं। कफ, इसमें खांसी भी आती है, पूरी रात आपको खांसी आएगी, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग तक खांसी आएगी। इसके बाद दिन में जो है खांसी देखने को नहीं मिलती है। चेस्ट आपका जो है बिल्कुल कसा कसा सा रहेगा, ठीक है, टाइटनेस महसूस होगी उसमें। डिस्पेनिया, कोई ब्रीथिंग नहीं हो सकती है। हाइपोजेमिया भी हो सकता है। हाइपोजेमिया में क्या होता है, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोजेमिया कहते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, ठीक है, लंबे समय तक पसीना आना। रौंची, रौंची क्या होता है, जब सांस व्यक्ति लेता है तो उस समय आवाज़ आना क्या कहलाता है, रौंची कहलाता है। नेक्स्ट है ब्लू फिंगर नेल्स और लिप्स, जो आपके ओंठ और फिंगर नेल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, नीले हो जाते हैं। चेहरा आपका पीला हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा आया, उसका अगर लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्या क्या सीवियर कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या आगे चल के जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो याद रखिएगा,
सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट फैटिग्यू, लंबे समय तक जो है उसको थकावट सी महसूस होगी। रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, उसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो फेल हो सकता है। निमोनिया, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आपका हृदय जो है अटेंडमली जो है वर्क करना बंद कर दे तो उस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस एस्थमेटिकस। देखिए ये जो कंडीशन होती है वो आपकी ब्रोंकियल अस्थमा की सीवियर कंडीशन होती है। इसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, एक तो हाइपोजेमिया देखने को मिलेगा, यानी कि जब आपके ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइपरकार्बिया देखने को मिलेगा। हाइपरकार्बिया का मतलब क्या है, कार्ब से मतलब है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब आपके ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपरकार्बिया कहते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो यहाँ पे फेल हो सकता है। अच्छा, सेकेंडरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपके ब्लड से पर्याप्त मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं उस कंडीशन को, ठीक है। और ये जितने भी जो कॉजेज़ हैं, चाहे हाइपोजेमिया हो या रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, तो ये जो है किसके कारण होता है, सीओपीडी के कारण होता है। और सीओपीडी का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसका मैंने पूरा जो है एक वीडियो बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं कि किस प्रकार जो है ब्रोंकियल अस्थमा का डायग्नोसिस किया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा भी करते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करके। स्पायरोमीट्री, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि स्पायरोमीट्री क्या एक प्रकार की डिवाइस होती है जो ये मेज़र करती है कि आपने कितनी मात्रा में जो है ऑक्सीजन को इनहेल किया है और कार्बन डाइऑक्साइड को कितनी मात्रा में आपने एक्सहेल किया है, ठीक है। तो क्वांटिटी को ये मेज़र करेगा। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है जनरली सारी जगह जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा है चेस्ट एक्सरे के द्वारा, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसके द्वारा भी जो हम लोग डायग्नोस करते हैं। इससे शॉर्ट में जो हम लोग एबीजी एनालिसिस करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, तो हाइपोजेमिया की कंडीशन चेक करते हैं। इंक्रीज्ड एसिडोसिस, आपका एसिडोसिस बढ़ा तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, ठीक है। ब्रीथ साउंड को जो है स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जाता है, ठीक है। कहीं आपकी जो है व्हीजिंग आवाज़ तो नहीं आ रही, सीटी जैसी आवाज़ तो नहीं आ रही है। चलिए अब जो हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो हमारी ब्रोंक्योल्स होती हैं उनको ये डायलेट करने का काम करेगी, ठीक है। इनका एग्जांपल क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, एल्ब्यूटेरॉल, ठीक है, साल्ब्यूटामॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्या हमारा स्टेरॉयड। स्टेरॉयड का काम क्या होता है, जो एयरवे की जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ये कम करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्लोमेटासोन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैंथिन डेरिवेटिव्स। जो जैंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं ये भी ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती हैं, ठीक है। इनका एग्जांपल क्या है, डेरिफिलिन है, एमिनोफिलिन है और थियोफिलिन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है। इसका काम क्या होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। और याद रखिएगा जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है ये उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने का काम करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एट्रोपिन सल्फेट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये काम क्या करता है, जो मास्ट सेल और डब्ल्यूबीसी में जो ल्यूकोट्रिन होता है ये उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, यानी कि उसको दबा देगा। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, मॉन्टेल्यूकास्ट और जेफिल्यूकास्ट, ठीक है। ये आपको ड्रग्स याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसका काम क्या होता है, ये जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं ये उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, सप्रेस करने का काम करती हैं, दबा देती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रोमोलिन सोडियम। याद रखना है क्या, क्रोमोलिन सोडियम है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अब हम जो है ब्रोंकियल अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। इसको जो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हम नॉन एलर्जेंस के केस में देखेंगे और जो सेकंड केस होगा हमारा वो एलर्जेंस का केस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन एलर्जेंस के केस में। याद रखिएगा इसमें अस्थमा तभी जो है कॉज होता है जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है तो उस कंडीशन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिल
कोलाइन कहते हैं। ये काम क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स को जो है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो एयरवे की जो ल्यूमेन है वो कैसी हो जाएगी, नैरोइंग हो जाती है, जिससे जो है पेशेंट को इनहेल और एक्सहेल करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसमें अस्थमा कॉज होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या काम करता है, जो अल्फा एंटीजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो स्टिमुलेट करने के बाद में ये क्या करता है, ब्रोंक्यूल को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, बिल्कुल उसको संकुचित कर देगा। संकुचित होने से यहाँ क्या होगा, आपकी जो एयरवे है उसकी जो ल्यूमेन है वो कैसी हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। तो जब नैरोइंग हो गई तो इनहेल और एक्सहेल करने में पेशेंट को दिक्कत होगी। इस प्रकार जो है यहाँ पे अस्थमा कॉज होता है। चलिए, यहाँ पे एक टर्म है अल्फा एंटीजेनिक रिसेप्टर। ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखना वैस्कुलर स्मूथ मसल, जितने भी आपकी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे जो है अल्फा एंटीजेनिक रिसेप्टर देखने को मिलेगा। और ये जो मसल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यानी कि जैसे GIT शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर में, किडनी में, जेनाइटल रस, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, स्किन की लेयर में, सिलेरी मसल्स और आँख की आइरिस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये अल्फा एंटीजेनिक रिसेप्टर देखने को मिलता है। चलिए, अब जो है हम लोग एलर्जेंस की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि किस प्रकार जो है एलर्जेंस अस्थमा को कॉज करते हैं। तो याद रखना हमारी बॉडी में जो है कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें एक मास्ट सेल्स और WBCs होती हैं, ठीक है। ये जो मास्ट सेल जो होती है ये आपका एक प्रकार की इम्यून सेल है जो मोस्टली आपकी पूरी बॉडी में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम स्पेशली अगर देखें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेगी, तो याद रखना आपकी ब्लड वेसल्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। जहाँ ब्लड वेसल्स होंगे और जहाँ आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे जो है इसका कंसंट्रेशन मास्ट सेल का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना ये WBC, जितनी प्रकार की WBC हैं और मास्ट सेल है, इनकी सरफेस पे जो है एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगी। और वो एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन E होता है, ठीक है। याद रखना है आपको कौन सी एंटीबॉडी होगी, इम्यूनोग्लोबिन E होगा। अच्छा, जब बाहर के जो एलर्जेंस हैं, ठीक है, आउटसाइड जो जितने भी एलर्जेंस हैं या वो किसकी तरह काम करते हैं, एंटीजेंस की तरह काम करते हैं। जब ये एंटीजेंस बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी, इसका मतलब क्या होगा, जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन E है ये उसके साथ में बाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जब ये बाइंड अप करते हैं तो उसको हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही जब ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है तो याद रखिएगा मास्ट सेल और जितने भी प्रकार के WBC हैं उसके अंदर जितने भी केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं, हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, साइटोकाइन है और ल्यूकोट्रिन्स हैं। तो ये क्या होता है, वो सेल्स को रिलीज़ कर देती हैं। ये जितनी भी हमारी जो सेल्स हैं, मास्ट सेल हों चाहे किसी भी प्रकार की WBC हैं, तो ये केमिकल जो मीडिएटर्स हैं उनको रिलीज़ कर देती है। तो ये जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ हुई हैं ये हमारी ब्रोंकियल को क्या कर देती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको संकुचित कर देंगे। जब संकुचित हो जाएगा तो जो हमारी एयरवे है, ठीक है, उसकी जो ल्यूमेन है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल नैरोइंग हो जाएगी। तो उस कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार जो है इसमें अस्थमा क्रिएट होता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस चैनल या इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके सुझाव हों कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।